So let's start. Group 2 elements. In group 2 elements, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं solubility of group 2 sulfates and carbonates. जो एक्सप्लेनेशन हम सल्फेट्स के लिए लेंगे एग्जैक्ट वही एक्सप्लेनेशन कार्बोनेट्स के लिए भी होगी। तमाम ग्रुप 2 मेटल सल्फेट्स को हम जनरली MsO4 के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली तमाम मेटल कार्बोनेट्स को हम MCO3 के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों की जो सॉलिबिलिटी है उसको एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स। वो दोनों फैक्टर्स आपने पढ़े में। The first factor is called lattice energy. And the second factor is hydration enthalpy. हम सब जानते हैं कि लैटिस एनर्जी इज एक्सोथर्मिक, यानी जब 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फॉर्म होगा गैसियस कैटायन और एनायन के थ्रू तो एनर्जी रिलीज होगी, विच इज व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक। और हम ये भी जानते हैं कि लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। और हम ये भी जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी अगर कम है तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम है, व्हिच मींस बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ये कह सकता हूँ कि लैटिस एनर्जी, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म से LE से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ओके, हाइड्रेशन एंथैल्पी आप सब पढ़कर आ रहे हैं, इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और उसकी बेसिक रीजन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बिटवीन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल, व्हिच मींस इट इज अ बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस एंड देयरफॉर इट इज एक्सोथर्मिक। हाइड्रेशन एंथैल्पी also depends on charge density. Again, higher the charge density, higher the hydration enthalpy, lower the charge density, lower the hydration enthalpy, which means enthalpy change of hydration or hydration enthalpy is directly proportional to charge density. Now the issue is कि यहाँ पर जो कैटायन है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर 2+ चार्ज है, वो हमने ये बना दिया, राइट। बट द इशू इज कि यहाँ पर जो एनाइन है वो सल्फेट है और कार्बोनेट है, और आप जानते हैं कि सल्फेट का ये स्ट्रक्चर आपने ओ लेवल A1 केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, सही है। आपने कार्बोनेट का स्ट्रक्चर A1 केमिस्ट्री में इस तरह से पढ़ा है, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कार्बोनेट का भी और सल्फेट का भी आयनिक रेडियस एज कंपेयर टू दिस कैटाइन बिगर है। सो क्योंकि रेडियस कैटाइन और एनाइन का बिगर है, सॉरी एनाइन का बिगर है, इसलिए हम यहाँ पर इसको 2- चार्ज से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा कैटाइन एक बड़े से एनाइन को होल्ड नहीं कर सकता,
अदर वे अराउंड ये भी हो सकता है कि ये एनाइन इस कैटाइन को इजिली होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब इस कैटाइन और एनाइन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, एंड सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज नॉट इफेक्टिव, व्हिच इज व्हाई this lattice energy is not going to be effective for solubility of group 2 sulfates and carbonates. So हम यहाँ लिखते हैं both cation and anion cannot hold together due to the large ionic radii of anion. So electrostatic attraction between ions is not effective, and so lattice energy will not play an important role. All right. हमने प्रीवियस क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, हम उस फॉर्मूला दोबारा से यहाँ हाईलाइट करते हैं. That was standard enthalpy change of solution equals to minus lattice energy plus hydration enthalpy. ओके हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है ये एंडोथर्मिक होता है, और हमने ये भी बताया था कि ये पूरा का पूरा फैक्टर एक्सोथर्मिक होता है. और हमने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि अगर ये वाला फैक्टर ज्यादा है इसका मतलब मोर एक्सोथर्मिक होगा, तो सोल्यूशन भी मोर एक्सोथर्मिक होगा. अगर ये वाला फैक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब मोर एंडोथर्मिक होगा, इसका मतलब सोल्यूशन भी मोर एंडोथर्मिक होगा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिसाइड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड. तो हमने इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए थे. लेट मी राइट इट अगेन. ये है आपके पास अगर लेट सपोज आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी कम हो और मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली अगर ये ज्यादा है तो प्रोसेस मोर एक्सोथर्मिक होगा, और जब प्रोसेस मोर एक्सोथर्मिक होगा तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन की वैल्यू भी मोर एक्सोथर्मिक होगी. और जब सॉल्यूशन की वैल्यू एक्सोथर्मिक होती है तो कंपाउंड सॉल्युबल होता है. दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये थी कि अगर हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड कम हो जबकि लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, तो अगर ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक. तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, मोर एंडोथर्मिक. जब सॉल्यूशन मोर एंडोथर्मिक होता है
तो कंपाउंड या तो इनसॉल्युबल होता है या पार्शली सॉल्युबल होता है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 पॉइंट्स हम सॉलिबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स और कार्बोनेट्स के लिए जो है एक्सप्लेनेशन डिड्यूस करते हैं, ट्रेंड डिड्यूस करते हैं। ऑब्वियसली एग्जामिनर फेवरेट ट्रेंड होगा, यानी जो भी एक्सप्लेनेशन इसमें दी जाएगी, जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जाएंगे, वो एज इट इज एग्जामिनर को भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बात समझाने के लिए मैं सल्फेट्स को कंसिडर कर रहा हूँ। कैल्शियम सल्फेट के बाद आएगा स्ट्रोंशियम सल्फेट SrSO4, and then we have barium sulfate which is BaSO4. Okay. See, when we move from magnesium to barium, ionic radius increases. So down the trend, ionic radius increases. हम सब जानते हैं कि जब ionic radius increase होता है तो charge density decrease होती है। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि लैटिस एनर्जी भी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है तो लैटिस एनर्जी भी और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों डिक्रीज होंगे। बोथ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ऑलराइट, लेकिन हम जानते हैं कि अंडर दिस सिनेरियो लैटिस एनर्जी इज नॉट प्लेइंग एन इफेक्टिव रोल, राइट? सो अगर लैटिस एनर्जी इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली हाइड्रेशन एंथैल्पी इफेक्टिव रोल प्ले करेगा, और जो इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है वो ज्यादा डिक्रीज होता है। इसका मतलब इन दिस सिनेरियो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस मोर सिग्निफिकेंटली एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। more significantly than lattice energy. सो अब आप नोटिस कीजिए, लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है जब एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। इसका मतलब प्रोसेस मोर एंडोथर्मिक होगा, इसका मतलब सॉल्यूशन भी एंडोथर्मिक होगा, इसका मतलब कंपाउंड क्या होगा? इनसॉल्युबल। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड enthalpy change of solution is endothermic. इसका मतलब डाउन द ट्रेंड solubility of group 2 sulfates decreases. ऑलराइट, और एग्जैक्ट सेम एक्सप्लेनेशन जो है वो ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट्स के लिए ली जाएगी, और ये एग्जामिनर फेवरेट है।
तो आपने एज इट इज कॉपी करना है, एग्जामिनर को एज इट इज प्रोवाइड करना है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि लैटिस एनर्जी यहाँ पर इफेक्टिव रोल क्यों नहीं प्ले कर रहा और इफेक्टिव रोल कौन प्ले कर रहा है। जो प्ले करता है इफेक्टिव रोल वो ज्यादा डिक्रीज होता है एज कम्पेयर टू द अदर फैक्टर। ओके, विच इज वाई हाइड्रेशन ज्यादा डिक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू लैटिस। तो जब हाइड्रेशन ज्यादा डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू लैटिस, तो ऑब्वियसली ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। इस कॉन्सेप्ट में प्रोसेस मोर एंडोथर्मिक होगा, तो सोल्यूशन इज आल्सो मोर एंडोथर्मिक। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट topic under this heading: solubility of group 2 hydroxides. Solubility of group 2 hydroxides. तमाम group 2 metal hydroxides को हम generally MOH taken 2 के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली इस M की जगह ग्रुप 2 का कोई भी मेटल यूज कर सकता है एग्जामिनर। इट कैन बी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ओके, अगेन सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू डिफरेंट फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज लैटिस एनर्जी, all right. Solubility of group 2 hydroxides can be explained on the basis of lattice energy and hydration enthalpy. हम सब जानते हैं कि लैटिस एनर्जी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है and it depends on charge density. ऑलराइट, और हम ये भी जानते हैं कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रेशन एंथैल्पी. Hydration enthalpy is also an exothermic process. Depends on charge density. And obviously, hydration enthalpy is directly proportional to charge density. So higher the charge density, higher the hydration enthalpy, and vice versa. All right, but this time scenario is different because हमारे पास अगर ये कैटाइन का रेडियस है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इस वक्त एन आइन है वो हाइड्रोक्साइड आइंस हैं. हाइड्रोक्साइड आइंस हैज 1 चार्ज एंड ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड आइन का रेडियस भी स्मॉलर होगा. इसका मतलब इन दोनों कैटाइन और एनाइन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इफेक्टिव होगी एंड सो लैटिस एनर्जी विल प्ले अ की रोल. तो इसका मतलब अंडर दिस हेडिंग लैटिस एनर्जी विल प्ले अ की रोल, हाइड्रेशन एंथैल्पी की रोल प्ले नहीं करेगा. ठीक है, सो हम यहाँ लिख देते हैं ये बात
this is 2 plus and this is 1 माइनस। ये कैटाइन का रेडियस है और ये एनाइन का रेडियस है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बोथ cation and anion can hold together ऑलराइट। तो कैटाइन और एनाइन जो है वो एक दूसरे को होल्ड कर सकते हैं बहुत इजीली ड्यू टू दी small ionic radii of hydroxide ions. So they will have electrostatic attraction and which is why lattice energy will play a key role. All right. Obviously, ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो दोबारा से यूज होंगे। सो हम इन तीनों फैक्टर्स को जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके, ठीक है ना। ये एंडोथर्मिक होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। अगर ये फैक्टर ग्रेटर है तो इसका मतलब मोर एक्सोथर्मिक, सोल्यूशन भी मोर एक्सोथर्मिक। अगर ये फैक्टर ग्रेटर है तो इसका मतलब मोर एंडोथर्मिक, सोल्यूशन भी मोर एंडोथर्मिक, राइट। सो एग्जामिनर एक्सप्लेनेशन के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, strontium hydroxide and barium hydroxide. So when we move from magnesium to barium, ionic radius increases. Ionic radius increases. और जब आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है। ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है लैटिस एंड हाइड्रेशन। तो अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है तो लैटिस और हाइड्रेशन दोनों डिक्रीज होगा। बोथ लैटिस एनर्जी, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म से LE से रिप्रेजेंट किया है, एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो जब लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, सो ऑब्वियसली इन दोनों में से एक फैक्टर इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन के केस के अंदर हम जानते हैं कि लैटिस एनर्जी विल प्ले अ की रोल, व्हिच मींस लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस मोर सिग्निफिकेंटली देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। lattice energy
decreases more significantly than hydration enthalpy अगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है एज टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसका मतलब ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व होगा। जब ये फैक्टर इन्वॉल्व होगा तो प्रोसेस मोर एक्सोथर्मिक होगा, सोल्यूशन भी एक्सोथर्मिक होगा, कंपाउंड सॉल्युबल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक and down the trend solubility of group 2 metal hydroxides increases. So down the trend solubility of group 2 hydroxides increases. ओके इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कंपैरिजन अगर मैं करूं तो इनसॉल्युबल, और अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल। और हमने आपको A1 केमिस्ट्री पीरियोडिसिटी में बताया था, ग्रुप 2 में भी बताया कि बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच 13 टू 14 की रेंज में होती है। वन मोर थिंग, हम कह रहे हैं डाउन द ट्रेंड solubility of sulfates and carbonates decreases, right? इसका मतलब ये क्या होगा, insoluble, सॉरी soluble, and barium hydroxide क्या हो जाएगा this time, insoluble। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है? And same criteria for carbonates। All right, so after group 2 solubility of hydroxides, group 2 solubility of sulfates and carbonates, let's talk about the next very important topic, and that is thermal stability of group 2 carbonates and nitrates। जो एक्सप्लेनेशन ग्रुप 2 कार्बोनेट्स के लिए होगी, एग्जैक्ट वही एक्सप्लेनेशन ग्रुप 2 नाइट्रेट्स के लिए भी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट्स को हम जनरली MCO3 के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको हीट करें, ये डेल्टा नॉट हीट का सिंबल है, ओके? तो ये डिकम्पोज होकर कन्वर्ट होगा मेटल ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ जो M है वो ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट यूज किया जाता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, ओके? हम सब जानते हैं कि यहाँ पर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ CO2 occupies 24 dm cube at RTP। यहाँ पर M की जगह पे ग्रुप 2 का कोई भी मेटल यूज करेगा एग्जामिनर, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बाय द वे याद रखिएगा कि ये जो हमने बनाया है MO, ये बेसिकली मेटल ऑक्साइड है, ठीक? तमाम ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे MnO3 टेकन 2 के फॉर्मूले से। अगर हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट होगा
मेटल ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो ये भी आपका मेटल है, मेटल ऑक्साइड है। यहां से एक छोटी सी बात और कि ठीक है ये मेटल ऑक्साइड है, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है एंड इट हैज अ डार्क ब्राउन कलर। आप जानते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है एंड इट रीलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। ओके, और ये भी याद रखिएगा कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। मेटल की जगह ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट यूज करेगा। सो एम की जगह मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या फिर बेरियम यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से एक छोटी सी बात और मैं शेयर करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर भी आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, और यहाँ से नेचर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली थर्मल डिकम्पोजिशन इज एंडोथर्मिक, सो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, मैं यहाँ से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये एक्सपेरिमेंट पेपर 4 पेपर 5 दोनों के लिए इम्प्लीमेंट हो सकता है, बट मुझे आइडिया थ्रो करना है। ठीक है, और आइडिया इज कि मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स को बॉइलिंग ट्यूब में प्लेस करता हूँ। स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रेटेड magnesium nitrate crystals in a boiling tube. ओके, देन मैं फिर इस बॉइलिंग ट्यूब को जेंटल हीट करूंगा। सो हीट द बॉइलिंग ट्यूब जेंटली। जब जेंटली हीट करूंगा तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम नाइट्रेट में, वो रिमूव हो जाएगा। सो वाटर of crystallization has been removed in the form of water vapor. ओके, इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। ये है जनाब हाइड्रेटेड मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टल का फॉर्मूला। आप इसको जेंटल हीट कर रहे हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉलिड्स में एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गई। ठीक है, और
ये जो वाटर वेपर नजर आएंगे आपको इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ये टेस्ट बॉइलिंग ट्यूब के माउथ पे नजर आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं water vapor are condensed onto the mouth of the test tube. और क्योंकि हमने बॉइलिंग ट्यूब ली हुई है तो हम बॉइलिंग ट्यूब की बात करेंगे। आप टेस्ट ट्यूब भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस बॉइलिंग ट्यूब में मौजूद मैग्नीशियम नाइट्रेट स्ट्रांगली जब बॉइलिंग ट्यूब को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगी, so thermal decomposition of magnesium nitrate takes place. सिनेरियो कुछ ये होगा, ये आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट है, आप इसको हीट कर रहे हो स्ट्रांगली, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी। ओके, तो आप जानते हैं कि जब ये थर्मल डिकम्पोजिशन होगी तो डार्क ब्राउन NO2 गैस ऑब्जर्व होगी, एक कलरलेस गैस भी रिलीज होगी विच relights a glowing splinter. Colorless gas is given off which relights a glowing splinter. All right. So ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने शेयर किया है, लेकिन हमने तो डिस्कशन करनी है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ग्रुप 2 कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी एंड पोलराइजेशन पे। Thermal decomposition of group 2 carbonates and nitrates depends on charge density and polarization. Next, polarization and charge density both are interconnected with each other, both are directly proportional to each other. Higher the charge density, higher the polarization. Lower the charge density, lower the polarization. But what the polarization is? So polarization is the distortion
of electrons of anion through cation ओके इन सिंपल वर्ड्स आप पोलराइजेशन को इस तरह से भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट of anion through cation. ऑलराइट सो कैटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को जितना कन्वीनियंटली इजीली पुल करेगा पोलराइजेशन ज्यादा होगी, जितना वीकली पुल करेगा पोलराइजेशन कम होगी. एंड ऑब्वियसली ये जो पुलिंग इफेक्ट होता है कैटाइन का एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे. तो अगर एक मिनट के लिए मान लीजिए कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब पोलराइजेशन ज्यादा है. चार्ज डेंसिटी कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट वीक है, इसका मतलब पोलराइजेशन वीक है, पोलराइजेशन कम है. ऑलराइट ये याद रखिए. हम पोलराइजेशन को थोड़ा सा यहाँ पर और बता देते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करके दे देते हैं आपको क्विकली. लेट सपोज ये आपका एक कैटाइन है जिसके ऊपर 2+ चार्ज है, और लेट सपोज ये आपके पास एक एनाइन है जिसके ऊपर 2- चार्ज है. ठीक है, और मान लीजिए कि ये जो मैंने सर्किल बनाया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक, आप नोट कीजिए यहां पर चार्ज डेंसिटी हायर है ड्यू टू स्मॉल आयनिक रेडियस. मैं कंपैरिजन करने के लिए एक और लेता हूं. नोट करें ये भी 2+ चार्ज का एक कैटाइन है, बट नेचुरली इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी ड्यू टू बिगर आयनिक रेडियस. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस एनाइन को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं अपने पास. ठीक है, ये एनाइन आ गया. अब आप नोट करें ये तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइंस हैं. ठीक है, बल्कि आप एक काम भी कर सकते हैं, हम इसको 1 मिनट के लिए यहां से रिमूव कर दें. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइंस है. अब आप जानते हैं कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी हायर है तो इसका मतलब इस कैटाइन की पोलराइजेशन स्ट्रॉन्गर होगी. राइट, यानी ये कैटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली डिस्टॉर्ट करेगा, स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल करेगा. जब स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल करेगा तो उस पुलिंग इफेक्ट को हम इस तरह से दिखा सकते हैं. ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइन. यानी इनिशियली ये था, लेकिन क्योंकि पोलराइजेशन स्ट्रांग हुई तो इस कैटाइन ने एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली पुल किया. तो आप नोट करें इस पूरे एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट जो है वो इस तरफ जा रहा है. राइट, यानी ये पूरा डिस्टॉर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइंस. ठीक, लेकिन आप यहाँ देखिए यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम है तो ऑब्वियसली पोलराइजेशन कम होगी, वीक पोलराइजेशन होगी. यानी ये कैटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, स्ट्रांगली पुल नहीं करेगा. तो अगर स्ट्रांगली पुल नहीं करेगा तो टेक्निकली आपके पास
ये आ रहा होगा. This is the distorted electrons of anions. सही है. मैंने थोड़ा सा पोलराइजेशन और चार्ज डेंसिटी को लिंक करके दिखाया, डिस्टॉर्शन को हाईलाइट करके दिखाया, इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट शेयर किया कि भाई ये हो रहा होता है. तो यहाँ पर मोर डिस्टॉर्शन, यहाँ पर लेस डिस्टॉर्शन या वीक डिस्टॉर्शन, राइट. ये स्ट्रांगली पुल कर रहा है कैटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को, ये कैटाइन वीकली पुल कर रहा है एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. बट लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, जिसमें हम कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे थे, और हम कह रहे थे कि जनाब it depends on charge density and polarization. So in a simple words, higher the charge density, higher the polarization. अब जाहिर सी बात है, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर. Higher the charge density, and polarization, the easier the decomposition, that is decomposition takes place at low temperature. ओके. तो ट्रेंड की बात कर लेते हैं. हम मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट. और ये एग्जामिनर फेवरेट एक्सप्लेनेशन है. जो एक्सप्लेनेशन मैं कार्बोनेट्स के लिए लिखूंगा, एग्जैक्ट वही एक्सप्लेनेशन नाइट्रेट्स के लिए भी होगी. So let's talk about that. So when we move from magnesium to barium, ionic radius increases. Ionic radius increases down the group. जब ionic radius increase होगा तो obviously charge density decrease होगी. और जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है तो पोलराइजेशन भी डिक्रीज होगा. Polarization becomes weaker. और पोलराइजेशन अगर वीकर है, इसका मतलब कैटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा, अपनी तरफ पुल नहीं कर रहा. कैटाइन कैन नॉट pulls or distort the electrons of carbonate ions towards itself easily जब वो इजीली डिस्टॉर्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर. तो अगर डिकम्पोजिशन हाई टेम्परेचर पे हो रही है, इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है.
So thermal stability down the trend increases. ओके इसका मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस एट लो टेम्परेचर वेयरएज बेरियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस एट हाई टेम्परेचर। ओके अच्छा अब सेम एक्सप्लेनेशन जो है वो नाइट्रेट्स की भी होगी, लेकिन आपने सिर्फ करना ये है कि इस कार्बोनेट की जगह आपने क्या लिखना है, नाइट्रेट। और इसको मेंशन करने के मार्क्स होते हैं पेपर में। अगर कार्बोनेट है तो कार्बोनेट मेंशन करो, अगर नाइट्रेट है तो नाइट्रेट मेंशन करो। ओके आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। सो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि मैग्नीशियम कार्बोनेट decomposes at low temperature, जबकि बेरियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस at high temperature. Okay, so let's move on to the next topic. हमने solubilities डिस्कस करी, थर्मल स्टेबिलिटीज डिस्कस करी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस these three topics, इससे पहले कि हम आगे जाएं एक चीज और बता दें हम आपको। अगर आप मेरे A1 के लेक्चर्स चेक करेंगे तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को मैंने A1 में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपके पास वो लेक्चर्स हैं, प्रीवियस आपने A1 पढ़ा हुआ है और मेरे मेरे लेक्चर्स हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। मैंने इसको काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि भाई व्हाई डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। मैंने उसको भी एरिया को हाईलाइट किया, बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम यहाँ कुछ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स देखेंगे। और डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स एक्चुअली आप A1 केमिस्ट्री में पढ़कर आते हैं, तो एग्जामिनर टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है उनको, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, कम से कम उन टॉपिक्स की बेस पे कुछ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनेट आयन देखते हैं। कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला होता है CO3 नेगेटिव। और आप जानते हैं कि कार्बोनेट आयन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है सो मैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरे पास कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के साथ 3 ऑक्सीजन एटम है। सो ये फर्स्ट ऑक्सीजन एटम आ गया हमारा, ये सेकंड ऑक्सीजन एटम है हमारा, और ये थर्ड ऑक्सीजन एटम है हमारा। ओके हम सब जानते हैं बाय द वे की जो है वो हमेशा एग्जामिनर प्रोवाइड कर देते हैं आपको। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जो ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और यकीनन हमारे सामने चार्ज भी है तो हम उस चार्ज के इलेक्ट्रॉन को अनशेडेड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके तो मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज फाउंड इन ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मैंने कार्बन के ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए। ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5, this one is 6। 1 2 3 4 5 and this one is 6। ओके आप सब जानते हैं कि कार्बोनेट हैज 2 माइनस चार्ज, इसका मतलब कार्बोनेट ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो ऑब्वियसली गाइस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम एक अनशेडेड सर्किल यहां पर मेंशन करेंगे, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और एक अनशेडेड सर्किल हम इस ऑक्सीजन के ऊपर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड दैट्स हाउ ये 2 नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है कार्बोनेट आयंस पे। ओके आप नोट करें ऑक्सीजन भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है और कार्बन भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है जनाब। एक और चीज जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि भाई जब आप डायग्राम बनाते हैं तो आप उसको ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है और ब्रैकेट में लिखने के बाद उसका चार्ज भी मेंशन करेंगे 2 माइनस। हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल।
ऑक्टेट भी बता देते हैं कैसे हो रहा है। 2 4 6 8 ये ऑक्सीजन ने फॉलो किया, 2 4 6 8 ये इस वाले ऑक्सीजन ने फॉलो किया, 2 4 6 8 ये इस ऑक्सीजन ने फॉलो किया, 2 4 6 8 ये कार्बन फॉलो कर रहा है। ठीक है। सेकेंड, सल्फेट आइंस। सल्फेट आइंस का फॉर्मूला होता है SO4 2-, ये हो गया 2 नेगेटिव चार्ज। सल्फर के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो चार्ज है उसको हम अनशेडेड सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये की एग्जामिनर आपको बना के देंगे, आप उसके लिहाज से काम करेंगे। सो दिस इज बेसिकली योर सल्फेट, सल्फर, सल्फेट का सल्फर हमने बनाया विच इज गोइंग टू द सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन 4 है हमारे पास, सो ये हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन हुआ। उप्स, ये हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन है, सेकंड ऑक्सीजन है, थर्ड ऑक्सीजन है, और ये हमारा फोर्थ ऑक्सीजन है। ओके, सो ये हमारे ऑक्सीजन एटम आ गए। अगेन हम सब जानते हैं कि सल्फर and oxygen both are found in group 16 of the periodic table, so they contain 6 valence electrons. तो मैं सल्फर के 6 valence electron distribute करता हूँ, 1 2 3 4 5, this one is 6. Now oxygen के 6 valence electrons, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, and this one is 6, 1 2 3 4 5, and this one is 6. एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, अनशेडेड सर्किल से मेंशन किया, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसके ऊपर भी एक अनशेडेड सर्किल अप्लाई करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके, तमाम ऑक्सीजन ने और तमाम सल्फर ने, आप नोट करें, ऑक्सीजन ने ऑक्टेट फॉलो किया हुआ है। सल्फर को देखते हैं, 2 4 6 8 10 एंड 12। सल्फर ने 12 फॉलो किया हुआ है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं होता कि आप हर केस में ऑक्टेट फॉलो कराएं या हर केस में एलिमेंट ऑक्टेट फॉलो करें। इट कैन बी 6, इट कैन बी 8, इट कैन बी 10, इट कैन बी 12, इट कैन बी 16। ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये सब आपने A1 केमिस्ट्री में पढ़ी हैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में, एटलीस्ट मैंने पढ़ा है आपको, ठीक है ना। जैसे SF6 आपने पढ़ा था मुझसे, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स सल्फर कैरी करेगा, जैसे यहां पर कैरी कर रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता कि ऑक्टेट फॉलो करे, आपने बस सेटिस्फाई करानी होती है बेसिक कंडीशंस। This is 2 minus charge. Now the next is third one. Third one is azidine. Okay. एजाइड आइन हमने क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तब पढ़ा था, सोडियम एजाइड बार बार आ रहा था क्वेश्चन के अंदर, तो हमने उसका एक आइन ले लिया है कि N3 माइनस है। एंड ऑब्वियसली ना आपने एएस केमिस्ट्री में पढ़ा है ना मैंने A2 केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि आपने वो आइन ही फर्स्ट टाइम देखा हो, वो मॉलिक्यूल ही फर्स्ट टाइम देखा हो, तो उसको अटेम्प्ट करने का बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आप ऑक्टेट फॉलो कराइए, ठीक है। मेक श्योर करें कि तमाम एलिमेंट्स ऑक्टेट फॉलो करें। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से, दूसरा का जो नाइट्रोजन एटम होगा उसको क्रॉस से, और जो चार्ज है उसके इलेक्ट्रॉन को अनशेडेड सर्किल से। हम नाइट्रोजन को इस तरह से लिखते हैं, ये सेकंड नाइट्रोजन एटम है और ये थर्ड नाइट्रोजन एटम है।
तो तीनों नाइट्रोजन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चलो, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हिच मींस इट कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली इस नाइट्रोजन की भी 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं, तो 1 2 3 4 5। इस नाइट्रोजन की भी 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो जाहिर सी बात है मैं उस इलेक्ट्रॉन को इस नाइट्रोजन एटम के ऊपर मेंशन करूंगा। सरप्राइजिंगली आपने ये नोट किया होगा कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और ये बेसिकली दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने दिए, इसका मतलब डेटिव बॉन्ड भी बन रहा है। सो एजाइड आयन के केस में एन ट्रिपल बॉन्ड एन भी है और ये डेटिव बॉन्ड भी है और ये नेगेटिव चार्ज भी है। ओके, आप नोट करें इस नाइट्रोजन ने ऑक्टेट फॉलो किया हुआ है, इसने भी ऑक्टेट फॉलो किया हुआ है, इसने भी ऑक्टेट फॉलो किया। ठीक, ये देखिए 2 4 6, दिस वन इज 8, 2 4 6 एंड 8, 2 2 4 6 एंड दिस वन इज 8। तो सबने जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो किया हुआ है। ओके, ये हमारा एजाइड आयन हो गया। नेक्स्ट इज नाइट्रेट आयंस। हमने थर्मल डिकम्पोजिशन नाइट्रेट की भी डिस्कस की थी, तो NO3 नेगेटिव। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम अगर की प्रोवाइड कर रहे हैं तो डॉट से, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, और जो चार्ज है उसके इलेक्ट्रॉन को हम अनशेडेड सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द नाइट्रोजन एटम। और आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन एटम है। ये फर्स्ट ऑक्सीजन आया, oops, ये सेकंड ऑक्सीजन और ये थर्ड ऑक्सीजन। ठीक, अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज इट इज फाउंड इन ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मैं उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 1 2 3 4 and this one is 5. Oxygen has 6 valence electrons, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and this one is 6, 1 2 3 4 5 and this one is 6। और जो चार्ज उसने कैरी किया है -1, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैं उस इलेक्ट्रॉन को यहां लिखता हूँ। ठीक है, अगेन आपने नोट किया होगा कि नाइट्रेट आयंस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है जिसकी वजह से इस नेगेटिव चार्ज आया है, और एक डेटिव बॉन्ड भी बना हुआ है बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये डेटिव बॉन्ड शो कर रहा था क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन ने दी। ओके, सो ये हो गया आपका नाइट्रेट आयंस। नाइट्रेट आयंस के बाद लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग, अमोनियम आयंस। अमोनियम आयन का फॉर्मूला इज NH4+। नाइट्रोजन जो है उसके इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। ठीक है, सो हमारे पास सिनेरियो कुछ ये होगा कि हमारा नाइट्रोजन एटम है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सो दिस वन इज फर्स्ट, this one is second, this one is third and this one is
ये 4 हाइड्रोजन एटम्स। हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उनको मैंने रिप्रेजेंट किया। इस हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, क्योंकि टेक्निकली अमोनिया हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करके अमोनियम आयन बनाता है, ठीक है। इसका मतलब ये वो हाइड्रोजन आयन है जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बेसिकली डेटिव बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, सही है। ये मैंने A1 में भी कराया हुआ है, आप देख सकते हैं, डिस्कशन की भी है मैंने वहां, इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखाई है मैंने आपको। दिस इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव चार्ज, ओके। सो आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये वाला कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, और ये टेक्निकली क्या है, डेटिव बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, ओके। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज की थी, राइट। तो हो सकता है एग्जामिनर हमसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम पूछ सकते हैं। जब वो नाइट्रेट का पूछ सकते हैं, वो डॉट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी पूछ सकते हैं, तो लेट्स कवर दैट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NO2। इसमें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसलिए चार्ज की कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सही है जनाब। ये आपका नाइट्रोजन एटम है, इस नाइट्रोजन एटम के साथ 2 ऑक्सीजन एटम है, ये फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, और ये सेकेंड ऑक्सीजन एटम, ओके। नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट देम। 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ कि इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डेटिव बॉन्ड भी है, और ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। और मैंने A1 केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि इफ एनी एलिमेंट हैज ऑड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो फ्री रेडिकल है, सही है। ऑलराइट, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज ऑफ दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एक फ्री रेडिकल है, बिकॉज उसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। सो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, जब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा कि डेटिव बॉन्ड कब बनाना है, डबल बॉन्ड कब बनाना है। वैसे मैंने ये बेसिक सारी A1 में करवाई नहीं आपको, मैंने बताया हुआ कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, सही है ना। मैंने बहुत डिटेल से करवाया था कि जो ग्रुप 4 के एलिमेंट होते हैं वो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, जो ग्रुप 6 के एलिमेंट होते हैं वो 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ग्रुप 5 के एलिमेंट्स 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ग्रुप 7 के एलिमेंट 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। दैट्स व्हाट आई हैव गिवन यू द एंटायर पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग। तो आप वो पूरा एरिया दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, और करना चाहिए मेरी नजर में, ठीक है। इधर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स द एंड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट का चैप्टर।